अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और एक्सप्रेसो की इस नई एपिसोड के साथ आपको बहुत बहुत वेलकम। बात यह है कि आज की जो सुबह है आपकी यकीनन खूबसूरत गुजर रही होगी। आज का दिन आपका खुशगवार गुजरे, खुश गुजरे और मुझे पूरी उम्मीद है और मुझे पूरा यकीन है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। लेकिन मामला ये है कि मेरी उम्मीद से और मेरे यकीन रखने से क्या आपका दिन जो है वो खुशगवार गुजर सकता है? मेरा ख्याल है कि इसकी कोरिलेशनिंग शायद कम है। इसके आपके जो अपने रवैये हैं वो ज़्यादा इसमें अहम किरदार अदा करते हैं। वो इस हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं नाज़रीन इकराम कि आप कभी भी खुशियों को मशरूत मत कीजिए। बस ये की है, ये कुंजी है, ये एक फार्मूला है, ये एक कुलिया है, इस कुलिये को अपना लें और कभी भी ज़िंदगी में खुशियों को मशरूत ना कीजिए। शर्त ना लगाइए कि ये होगा तो मैं खुश हूँगा। जब भी आप ये शर्त लगाएंगे तो ये एक शर्त पूरी होगी तो आगे एक और शर्त खड़ी होगी। 70-80 साल की उम्र में आप परेशान होंगे कि ये ज़िंदगी थी और ये कैसे गुजर गई और मैं खुश भी नहीं हो सका। तो लोग जो हैं वो अमूमी तौर पे खुशियों को कंडीशन करते हैं। सो ये मशरूत ना कीजिए। आज का जो प्रोग्राम है, ये जो एक्सप्रेसो है, इस पर बहुत सारी ऐसी अहम चीज़ों पर बात करनी है। एक जो कि बहुत ही अहम बात है वो ये है कि एक बहुत ही कमाल नावल है, ऑक्सीजन इज़ नॉट फॉर डेड। बहुत ही कमाल नावल, इसकी बहुत ही बाकमाल मुसन्निफ़ा और बहुत ही कमाल राइटर वो गज़ा स्ट्रिप में शहीद हो गई हैं और इस पे भी बात करेंगे, हिबा कमाल पे। इस पे भी बात करेंगे कि अज़ीम नावल पर क्या अज़ीम फ़िल्म बन सकती है और अगर नहीं बनती तो उसकी वजूहात क्या हैं। इस सिलसिले में मैं बात नहीं करूँगा। इस सिलसिले में हम बात करेंगे पाकिस्तान के एक अज़ीम नावलिस्ट से और वो बताएंगे कि अज़ीम नावल पे अज़ीम फ़िल्म जो है वो क्यों नहीं बन सकती। और इसके अलावा जो साइकी प्रोजेक्ट है, नासा का बहुत ही अहम मिशन है साइकी, इसके साथ पसनी का भी कोई ख़ास ताल्लुक़ है, इस पे बात करेंगे। और एक क्रिकेट ऐप के हवाले से बात करेंगे। शुरू में जिस तरह के हमने बात की थी खुशी के हवाले से, तो पाकिस्तानियों को हकीकी खुशी जो है स्पोर्ट्स ने दी है, इसमें कोई शक नहीं है। और स्पोर्ट्स में जो क्रिकेट है वो बहुत ही बुनियादी एक ऐसा खेल है जिसने पाकिस्तानियों को यकीनी तौर पे हकीकी खुशी दी है। बाकी शोबे दे सके या नहीं दे सके, मेरा ख्याल है कि इस शोबे ने यकीनी तौर पे बहुत खुशियाँ दी हैं। और इसी क्रिकेट के हवाले से हम बात करेंगे। कल का जो मैच था उस हवाले से भी बात करेंगे क्योंकि बहुत ही कमाल मैच था, हमारे लिए सीखने को बहुत कुछ था उसमें। और आज जो मैच होने जा रहा है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में 7 मैचेस हो चुके हैं, 7 पाकिस्तान ने जीते हैं। लेकिन इन 7 मैचों में कुछ मैचेस ऐसे थे जो कि बिल्कुल आखिर में जाके बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान जीता। अफ़गानिस्तान की टीम का एक खासा ये भी है कि वो किसी भी बड़ी टीम के साथ जब भी खेलती है तो चाहे वो हार भी जाए लेकिन अपने व्यूअर को या अपने नाज़िर को ये ज़रूर बता देती है कि उसमें जीतने का भी मुकम्मल पोटेंशियल मौजूद था। आज की जो विकेट है वो भी स्पिनर्स के लिए बहुत ही कमाल है और इस सिलसिले में अपने माहिरीन से पूछेंगे और वो बताएंगे। एक तो सैयद मोहम्मद अवैस साहब हमारे साथ हैं, स्पोर्ट्स तजज़ियाकार हैं, और राशिद साहब हैं हमारे साथ। बहुत शुक्रिया अवैस भाई। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइए कि आज की जो विकेट है वो कहा जा रहा है कि एक तो स्पिनर्स के लिए है। स्पिनर्स में अफ़गानिस्तान जो है वो बड़ा उसको एक एज हासिल है। तो आप क्या कहेंगे कि आज के मैच के बारे में आपकी पेशगोई क्या हो सकती है? पेशेंगोई तो यही होगी कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान आज एक विनिंग स्ट्रीक अपनी स्टार्ट करे वर्ल्ड कप लिफ्ट करने तक। लेकिन चेन्नई की विकेट आपको पता है ज़्यादा स्पिनर्स को साजगार होती है और खबरें ये भी आ रही थी, ऑब्वियसली देखने वाली बात है कि टॉस के टाइम टीम जो सी डिसाइड होती है कि अफगानिस्तान शायद 4 स्पिनर्स के साथ इस टूर्नामेंट अपना इस मैच के अंदर जाएगा, तो शायद आपको 40 ओवर स्पिनर्स के देखने को मिले। नूर अहमद को शायद वो लेके आए जो अंडर 19 का प्लेयर भी रहा है, तगड़ा लेग स्पिनर। पाकिस्तान का आपको पता है कि इंटेंट है, अच्छी बात है कि आपके जो 2 तगड़े मैचेस थे वर्ल्ड
वर्ल्ड कप से पहले भी पता है वो लोग बात कर रहे थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच के, पाकिस्तान के वो मैच होंगे, वो तगड़े मैच होंगे। इंडिया वाला चलो वन साइडेड था, पाकिस्तान ने दूसरे मैच में कम से कम 300 तो टच किया, तो पता चलता है कि पाकिस्तान इफ्स एंड बट्स से गुजरा हुआ, और जो मुश्किल सिचुएशन में भी आपको पता है कि आपके मिडल ऑर्डर कितना केपेबल है कि वो आपको मुश्किल पोजीशन से निकाल। सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का वो आपका पावर प्ले है। मैं क्योंकि इस वक्त अभी आपके प्रोग्राम से पहले थोड़ा सा स्टडी भी कर रहा था कि 1100 बॉल्स पाकिस्तान खेल चुका है 2023 के अंदर, जो वर्ल्ड कप मैं इस पूरे हालिया साल की बात कर रहा हूँ। तो पावर प्ले में हम लोगों ने अभी तक एक छक्का भी नहीं मारा। तो अल्लाह करे कि आज वो जो 1100 बॉल्स में अल्लाह करे कि आज जो वो रिकॉर्ड जो हम तोड़ सकें उसको, क्योंकि आपको अपनी इंटेंट से ज़्यादा आज खेलना पड़ेगा, आपको एग्रेसिव रहना पड़ेगा। देखें अफगानिस्तान है, क्लोज मैचेस हमेशा हुए, आपको पता है अफगानिस्तान ने आपको टफ टाइम दिया, लेकिन पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी जो इंटेंट है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखें हर टीम अपना श्रीलंका नहीं होगी, वो वीकर लिंक था, उनकी पेस बैटरी है नहीं, उनके बॉलर्स भी स्ट्रगल करें, लेकिन अफगानिस्तान के स्पिनर्स की अगर बात करूँ वो तगड़े हैं, वो हमेशा टफ टाइम देते हैं। तो आपको अपना जो पावर पैक है वो आज निकालना पड़ेगा, आपको एग्रेसिव स्टार्ट यहाँ पर देना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेट है कि फखर जमान का तो मुझे भी कुछ इल्म नहीं है कि उनकी इंजरी कितनी सीरियस नौयत की, कि अपडेट क्या है, क्या वो आज खेल सकेंगे नहीं खेल सकेंगे। कहा गया था कि एक हफ्ता शायद उनको आराम देना पड़े। बेशक इमाम ने अच्छा परफॉर्म किया, अब्दुल्ला शफीक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एग्रेसिव बैट्समैन बीच में चाहिए जो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन रिशाद साहब आपसे पूछूंगा कि ये जो परफॉर्मेंस है इसके हवाले से एक डिबेट बहुत ज़्यादा है ना, कि मतलब ये इंडिविजुअल है, और दूसरी तरफ हम देखें तो कल वाले मैच को देखें 273 न्यूजीलैंड ने किया, उसके बाद 191 पे एक तो बड़े इंटरवल के साथ इंडिया की विकेटें गिरती गई। 191 पे 5 आउट थे, और कोई ऐसा नहीं था कि मतलब न्यूजीलैंड के हाथ में था, प्रॉपर हाथ में था मैच। उसके बाद जो जिम्मेदाराना इनिंग्स जडेजा और जो अपना उसने यादव ने और उसने कोहली ने खेली है, क्या खूबसूरत इनिंग्स थी। ये जो कमिटमेंट है, ये जो स्टैंड करना है, इसमें हम लैग कर रहे हैं। आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की जो टीम है वो उसका जो सिलेक्शन हुआ था उसमें हमारे पास बेंच पे उस तरह के प्लेयर्स नहीं हैं कि अगर कुछ प्लेयर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उनकी जगह इक्वली गुड प्लेयर्स हम ला सकें टीम में। ये इसका फुकदान नजर आ रहा है। और दूसरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी की आपने बहुत सही बात की कि पाकिस्तान को भी बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, लेकिन नीचे का जो ऑर्डर है वो इररिस्पॉन्सिबल स्ट्रोक्स खेल के आउट हुए, रिजवान भी और इफ्तिखार भी। इस तरह अगर ये रियलाइज नहीं करेंगे तो अब पाकिस्तान की इक्वेशन बहुत ज्यादा टफ है। अब पाकिस्तान को अगले 5 मैचेस में से 4 जीतने ही जीतने हैं, वरना सेमीफाइनल में नहीं जा सकते। तो इतना टफ इक्वेशन पे पाकिस्तान को अपनी बेस्ट एफर्ट लानी पड़ेगी, इससे कम पे बात नहीं होगी। और वैसे भाई आप ये बताइए कि ये जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, मतलब कल मैं इंडिया का मैच देख रहा था, एक बॉडी लैंग्वेज होती है, विनिंग जो कॉम्बिनेशन होता है उसकी, और वो बड़ी विजिबल होती है। मतलब उस टीम के जो हरकत और सकनात हैं उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि ये टीम जो है ये इकट्ठा मिलके खेल रही है। और दूसरा, ये इंडिविजुअल गेम नहीं है, अपने गेम नहीं कर रहे, और वाक़तन ये जीत की जानिब जा रहे हैं। पाकिस्तान की बॉडी लैंग्वेज इस पूरे टूर्नामेंट में आपको कैसी नज़र आई है? टूर्नामेंट से पहले आपको याद होगा पाकिस्तान की बात होती थी, पाकिस्तान पेस बैटरी की। बैटिंग पे तो कभी ज़्यादातर लोगों ने बात की नहीं है। अनफॉर्चुनेट था कि नसीम शाह इंजर्ड हो गए, तो आपकी पेस बैटरी जो सी है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक लिंक आपको नजर आया। लेकिन थोड़ा सा मैं लोगों को अगर याद दहानी कराना चाहूँ तो आपको याद हो कि आपने जो वर्ल्ड कप पिछला खेला था T20 वर्ल्ड कप दुबई में, आपने शाहीन शाह अफरीदी के बगैर खेला था। नसीम शाह जो उनसे हैं वो आपको नजर आते थे, वो लीड करते थे द फ्रंट। यहाँ पर थोड़ा सा इशू रहा है बस। नसीम शाह आपको पता है, शाहीन शाह अफरीदी भी थोड़ा सा बीमार रहे, उन्होंने उसने बताया भी कि 7-8 दिन मैं बीमार रहा हूँ। उसका आपको पता है पेस पे उनकी गिर गई थी। फिर जो वेरिएशंस वो लेके आते हैं खास करके अटैक फास्ट बॉल के अंदर, वो नजर आपको नहीं है। पिछले मैच के अंदर आपको नजर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। मसला सारा आपकी बैटिंग के अंदर है। देखें जिस वक्त आप 300 प्लस रन चेस कर रहे थे, दैट मीन्स कि आपने 7 या 8 रन पर ओवर चलना होता है। मैं एक और स्टार्ट आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूँ। 22 ओवर्स के अंदर 14 ओवर से लेकर तो जो 36वां ओवर था पाकिस्तान टीम ने एक भी छक्का नहीं मारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जब आप इतना बड़ा स्कोर चेस कर रहे हो तब आपकी इंटेंट नजर आती है कि आप किस माइंडसेट से अंदर गए हुए हो, कि आप अपना आपके अंदर बिल्कुल वो, क्योंकि पाकिस्तान ने जो श्रीलंका के खिलाफ मैच था उसमें भी आखिरी ओवर्स में कहीं 162 20 ओवर्स में चेस किया था। ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है, बेशक इनकी बॉलिंग लाइनअप टफ है, लेकिन आपके पास आपने श्रीलंका को मारा हुआ, दैट मीन्स कि आपका पूरा का पूरा मैच बन चुका हुआ था। वो सिर्फ इंटेंट की बात थी कि आपने उसको प्रेशर बटन को ऑन करना होता है कि मैंने अब ज्यादा एग्रेसिवली यहाँ पर जाना है। इफ्तिखार ने कुछ आते हुए कैमियो दिखाया, लेकिन अनफॉर्चुनेट था, वो भी इंजर्ड हो चुके। तो जो आज का मैच होगा पाकिस्तान का, जो मिडल ओवर्स है स्पेसिफिकली
इनडायरेक्टली, जहाँ पर स्पिनर्स अपना ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। जैसे मैंने कहा 14 से आपने 32वें ओवर में आपने छक्का ही नहीं मारा, आप बिल्कुल प्रेशराइज में नजर आए हो, आप लोग सिंगल डबल्स की कोशिश करते रहे हो, वहां पर आपको अपना बटन दबाना पड़ना है भाई, आज आपको स्कोर करना पड़ना है। देखिए 5 मैचेस के अंदर आपने 5 जीतने, आप 4 का तो भूल जाए ना कि हम 4 मैच जीत के तो हम अपना रिलैक्स हो जाएंगे, आपने 5 के 5 जीतने हैं, लेकिन आपने अपना रन रेट भी मेंटेन करना है। नेट रन रेट इन लंबे टूर्नामेंट्स पे बहुत ज्यादा मैटर करता है जिस वक्त आप खेलते हो। इस वक्त जो लड़ाई आपको पता है वो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के नेट रन रेट में, लोग साउथ अफ्रीका की बात करते हैं लेकिन चोक करगी साउथ अफ्रीका तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन साउथ अफ्रीका बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है। महमूद साहब ये बताएं कि ये जो फ़ख्र ज़मान डिबेट है, यानी फ़ख्र ज़मान के हवाले से भी एक डिबेट है ना कि कुछ लोग समझते हैं कि उनको होना चाहिए, कुछ को समझते हैं नहीं होना चाहिए। आज के मैच के हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो हमें नज़र आएंगे, और अगर नज़र आएंगे तो उसका क्या फ़ायदा है, नहीं नज़र आएंगे तो क्या नुकसान होगा? जी अच्छा सर, ये है कि जो रिपोर्ट्स पाकिस्तान के कैंप से आ रही है पिछले 2 दिन से, उसमें तो ये है कि उनको घुटने की इंजरी हो गई है, तो वो फिटनेस मसाइल का शिकार हैं, तो वो बिल्कुल टोटली रूल्ड आउट हैं। कम से कम आज के मैच में उनका चांस नहीं है। ये है कि पाकिस्तान को मुझे लग रहा है कि बावजूद इसके कि शादाब की परफॉर्मेंस अब तो मार्क नहीं रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आज शादाब वापस आएंगे, कमबैक करेंगे। लेकिन देखिए पाकिस्तान ने जब एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की है, जब पाकिस्तान में T20s में भी इमाद वसीम ने एक तरफ से बॉलिंग ओपन की, एक तरफ से एक फास्ट बॉलर ने, तो उसका काफी अच्छा इफेक्ट आया। अब हमारे यहाँ बहुत रन कंसीड कर दिए शुरू में फास्ट बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, इतना बड़ा टोटल खड़ा हो गया। इसमें थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने की जरूरत है। अगर एक तरफ स्पिन से बॉलिंग ओपन करा दें, एक तरफ फास्ट बॉलिंग से, तो मेरे ख्याल है काफी फर्क पड़ेगा। और अच्छा ये बताइएगा कि ये जो स्पिन अटैक है अफगानिस्तान का, पाकिस्तान, इंडिया, ये वो टीमें हैं, या श्रीलंका जो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलती हैं, लेकिन अफगानिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है कि उनका जो स्पिन अटैक है वो बाकायदा एक चैलेंज होगा। तो आप, एक तो ये है कि चैलेंज इतना बड़ा क्यों होगा जबकि हमारे खित्ते के जो प्लेयर्स हैं वो स्पिन को बड़ा अच्छा खेलते हैं, तो अफगानिस्तान के पास ऐसा क्या आउट ऑफ द बॉक्स है जिसकी वजह से वो दूसरी टीमों को स्पिन के हवाले से कि वो परेशान कर देती है? ये जनाब, इसमें बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है कि स्पिन के इतने अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, लेकिन इस टीम में काफी वीकनेस नजर आ रही है, इंक्लूडिंग बाबर जो स्पिन पे कमजोर नजर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अफगानिस्तान के बॉलर्स, खासतौर पे राशिद खान उनका ट्रम्प कार्ड है। राशिद खान इतना बेहतरीन ऑफ स्पिनर है और उनके पास एक वैरायटी भी है कि वो लेग स्पिन भी कर देते हैं, तो वो डेफिनेट थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। और नजीब फिर दूसरे बॉलर हैं जो बहुत अच्छी इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं और बड़ी नेगिंग लेंथ से करते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ जरूर कि अगर इंशाल्लाह पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग की, तो उस वक्त पाकिस्तान को एक डेफिनेट एडवांटेज होगा अगर बड़ा टोटल कर लिया, क्योंकि अफगानिस्तान का जो रिकॉर्ड दिखाता है वो दे आर पुअर चेजर्स, वो चेज में आउट हो जाते हैं। अभी आप देखिए न्यूजीलैंड के खिलाफ वो 139 पे ऑल आउट हो गए, इतने कम स्कोर पे। अवैस भाई ये बताइए कि ये जो जिस तरह कोहली की कल हमने इनिंग्स देखी है, वो उनको तो खैर मास्टर ऑफ द चेज कहते हैं ना। अच्छा, वो जो चेज का जो मास्टर है और उसके साथ यादेव ने जिस तरह साथ दिया है, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर 30 ओवर्स हो चुके हैं और आपकी 5 विकेटें गिर चुकी हैं, फ़र्ज़ कि मैं पाकिस्तानी टीम की बात कर रहा हूँ, तो आपको मालूम है कि अगर हम 10 ओवर टिके रहें, सिर्फ टिके रहें, तो भी वनडे में 30-40 रन 50 रन बन जाते हैं, और एक वक्त में आपके पास वो विंडो, वो मार्जिन ज़रूर आता है जिस पे आप विनिंग की जानिब जाते हैं। ये जो 10 ओवर या 5 ओवर टिकना है, जिस तरह कल वो टिके हैं, बराबर 3-3 ओवर वो टिके रहे हैं और वो उन्होंने बैट बॉल का इंतज़ार किया, ये पाकिस्तानी टीम के अंदर एक खामी आपको नजर आती है? ये टिकने मैंने आपको बात बताई ना कि टिकने वाला तो बात की बात है, आपका सारा माइंडसेट की बात होती है। जिस वक्त आप 300 प्लस चेज करते हैं, मैंने एक बात की ना कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान 2 दफ़ा 300 प्लस चेज कर चुका है इस टूर्नामेंट में। एक दफ़ा आप नहीं कर चुके, एक दफ़ा आप कर चुके, लेकिन आपने टच किया 300 का मार्क। अच्छी बात है कि आपका टेस्टेड है, कि आप पता है कि कहाँ पर हमारी मिडल ऑर्डर स्टैंड करता है, कहाँ पर हमारा ओपनिंग डिपार्टमेंट स्टैंड करता है। मसला ये रन अ बॉल की आपके, अगर आप ओपनिंग डिपार्टमेंट को भी देखें, उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टार्ट दिया, 137-135 का स्टार्ट दिया, लेकिन आपने डॉट बॉल्स कितनी खेली हैं। डॉट बॉल्स एक क्राइम होता है, आपको पता है कि आपको रन अ बॉल पे जाना पड़ता है जब आप चेस कर रहे होते हो। रहा सवाल दूसरी टीम्स का, अगर इंडिया की बात करें, विराट कोहली तो ऑब्वियसली किंग, आपको पता है चेस के तो किंग जाने जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा, मैंने उनसे देखा है कि जहां पर उनसे बाउंड्रीज नहीं लगती, लेकिन वो स्कोर बोर्ड को राउंड अप करते रहते हैं, वो सिंगल डबल्स लेते रहते हैं। आपने कल भी देखा होगा विराट कोहली को कि वो लाइट हैंड से 2 रन ले रहे थे फील्डर के हाथों से, तो इतना वो स्प्रिंटिंग उनकी तेज थी, उनका माइंडसेट कितना उस वक्त चल रहा होता है। ये मसला हमारे बैट्समैन के साथ है। हमारा
हमारा बैट्समैन का मसला ये होता है कि ज़्यादातर या तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा माउंट कर रहा होता है, उनकी समझ में नहीं आ रही होती कि यहाँ से हमने एग्रेसिव खेलना है या हमने विकेटें यहाँ पर बचानी। जब आप विकेट्स बचाने के चक्करों में जाओगे तो आप एग्रेशन भूल जाते हो। आजकल जितना भी मॉडर्न डे क्रिकेट की आप बात करें, उस दिन भी आपने वार्नर को देखा होगा, 10 रन पे उनका कैच आपने छोड़ा। जब आप बड़े प्लेयर का कैच छोड़ते हो फिर वो आपको बताता है। ऑस्ट्रेलिया की हमेशा एक हिस्ट्री रही है कि वो पहले 2 ओवर बॉलर को चेक करते हैं, 2 ओवर के बाद उनकी हिस्ट्री है वो पहला बॉल छक्का मार के चेक करते हैं बाद में बॉलर को कि भाई कितनी कैपेसिटी है, और वो उस बॉलर को अटैक करते हैं जो उनका प्राइम फास्ट बॉलर होता है, प्राइम स्पिनर होता है। यहाँ पर कैच की बात की है तो मतलब ये पाकिस्तानी टीम में एक आता है फेज जिसमें हम मतलब अश कर उठते हैं कि यार क्या खूबसूरत फील्डिंग है और फील्डिंग में बड़ा इम्प्रूव हुआ है वगैरह वगैरह, कुछ कमाल ऐसे कैचेस भी नज़र आते हैं, फील्डिंग भी नज़र आती है, फिर एकदम डाउनफॉल नज़र आ जाता है। इसकी वजह को कोचिंग के साथ है, किस चीज़ के साथ ताल्लुक है? देखिए कोचिंग का तो ऑब्वियसली चीज़ें होती हैं। अभी अगर आप कोचिंग की बात करें, फील्डर्स के चलो इशू नज़र आ रहे हैं, मैं चलें बॉलर्स की अगर बात करूं तो आप थोड़े अरसे पहले चले जाएं। मैं खुद भी इस चीज़ पे परेशान होता हूं कि आपकी जो फास्ट बॉलिंग लाइनअप है दुनिया के अंदर वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप जानी जाती थी। हारिस रऊफ को आप देख लें डेप्थ ओवर्स में किस तरीके से वो बॉल करते थे, वेरिएशंस थे बीच में। ये तो जवाब जो सा है आपको बैटिंग कोच को भी बिठा के पूछना चाहिए, भाई आखिर मसला किस चीज़ का आ रहा है। आपको बॉलिंग कोच को बिठा के पूछना चाहिए, भाईजान मसला किस चीज़ का आ रहा है। थोड़े अरसे पहले जाऊँ तो आपकी बॉलिंग लाइनअप कहाँ थी, अब क्या इशू नजर आ रहा है। ठीक है विकेट सपोर्ट नहीं करती, मार्कवुड को भी मार पड़ रही है, लेकिन वेरिएशंस कहाँ चली गई हैं हारिस रऊफ की जो कि डेथ ओवर्स के अंदर हमेशा जानी जाती थी। उस दिन भी आप देखें आपकी जो कैप्टनशिप थी, 7वें ओवर में शाहीन शाह अफरीदी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, विकेट्स ले रहे हैं, 7वें ओवर में आपने शाहीन शाह अफरीदी को बिल्कुल हटा दिया। आपने 34वें ओवर में वापस लेके आया, वो भी बाबर आजम साहब बाहर गए हुए थे, रिजवान ने उसको अंदर लेके आया कि आप आके ओवर करवाएं, जब वो कैप्टनसी कर रहे थे उस वक्त। तो यार ये जो माइंड सेट है ये कैप्टन का प्लेयर के साथ है। बात करनी, कोऑर्डिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है मैचेस के अंदर। जब तक आप कोऑर्डिनेट थोड़ा सा वक्त कम है, आप मसलन ये बताइएगा कि ये जो टूर्नामेंट है इसको आप किस तरह देख रहे हैं? मसलन इसमें जो अपसेट्स हुए हैं, अफगानिस्तान ने किया है, नीदरलैंड ने किया है, और कुछ बड़ी टीमें जिस तरह इंग्लैंड जैसी टीम है, और कुछ आपको जो ऊपर वाला टेबल है उस पर नज़र नहीं आ रही, और कुछ जो छोटी टीमें हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने परफॉर्म किया है। इस एंगल से, इस जाविये से बताइएगा इस टूर्नामेंट के हवाले से। जी हाँ, देखिए ये इसका ताल्लुक बिल्कुल इंडिया की प्लेइंग कंडीशंस और इंडिया की पिचेस से है। जो वेस्टर्न टीम्स हैं वो अपने हिसाब से ये सोच के आई थी कि शायद उनको यहाँ पे भी ग्रासी विकेट्स मिलेंगे या कोई बाउंसी विकेट्स मिलेंगे, जो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। ये स्पिनर्स का डोमिनेटेड टूर्नामेंट है जिसमें आप देखिए मिचेल सेंटनर जो है न्यूजीलैंड के वो लीड कर रहे हैं। तो उसमें इंग्लैंड के प्लेयर्स इतने मेंटली टफ नजर नहीं आ रहे हैं कि वो इन कंडीशंस को देखें। जब 400 जैसा पहाड़, कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के लिए भी तो वैसी ही है ना, मतलब ऑस्ट्रेलिया ने वैसे कम बैक किया है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन शुरू के 2 मैचेस में जो उनका हाल रहा तो वो डेफिनेटली वो आपको बात की, ऑस्ट्रेलिया मेंटली बड़े टफ प्लेयर्स हैं, वो कम बैक कर रहे हैं। लेकिन ये कि मुझे ये एक फीलिंग है कि साउथ अफ्रीका के ऊपर ये टैग लगा रहा है जोकर्स का, तो पाकिस्तान ने अक्सर उनसे मैचेस जीते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकेगा, उनमें ये एबिलिटी है। लेकिन अगर वो अपनी स्पिन बॉलिंग को खासतौर पर बहुत अच्छी तरह यूज करें तो मुसलन बताइएगा पाकिस्तान जो है वो स्पिनर्स के बाद कोई खास स्ट्रेटजी अपनाएगा आज के दिन, कोई खास मतलब तब्दीली कौमी टीम में आपको नजर आती है? रिशाद साहब। जी जनाब, ये मुझे लग रहा है कि आज शायद एक फास्ट बॉलर को पाकिस्तान रेस्ट दे, या हारिस रऊफ को या हसन अली को बिठा के वही उसामा मीर और शादाब भी कम बैक करेगा, तो मुझे लग रहा है हो सकता है कि एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ पाकिस्तान आज जाए। थैंक यू रिशाद साहब, बहुत शुक्रिया। वैसा साहब, आज का जो मैच है वो ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान की जो टीम है वो बड़ी कमाल टीम है। बहुत सारी और टीमें आई क्रिकेट में, और उसके बाद उन्होंने एक सफ़र तय किया, और वो बड़ी प्रेडिक्टेबल हुआ करता था कि ये अभी छोटी टीम है और इसको हराना जो है वो आसान है। अफगानिस्तान वो नौवार्द है, वो नई टीम है जिसके बारे में कुछ कहना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। बड़ी बड़ी टीमें जो हैं उनको वो बड़ा चैलेंज देती है। इस वक्त एक छोटे से ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बात होगी कि अजीम नावल पर अजीम फिल्म क्यों नहीं बन सकती। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। दोस्तोयेव्स्की का जो नावल है ब्रदर कारामाज़ोव, ये कमाल नावल है। लेकिन दोस्तोयेव्स्की का एक प्रॉब्लम है। दोस्तोयेव्स्की के जितने भी नावल हैं, चाहे वो नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड है, या क्राइम एंड पनिशमेंट है, या इडियट है, या ब्रदर कारामाज़ोव है, या गैम्बलर है, ये तमाम नावल्स पे कोई बड़ी फिल्में नहीं बन सकी, कोई बड़ा ड्रामा नहीं बन सका। और शायद उसकी वजह ये भी है कि
दोस्तोयेवस्की का जो स्टाइल है वो ज़्यादा साइकोलॉजी के रिलेटेड है। उसके कैरेक्टर्स जो हैं वो एक ही जगह बैठे रहते हैं और 3-4 घंटे, और ये नावल इनके जो है वो अंदर ही अंदर एक उनका फ्लो है, नीचे बैठते हैं, जो कि शायद आप फिल्म या नावल में शायद उस तरह दिखा नहीं सकते, फिल्म या ड्रामा में। तार साहब जब मॉस्को में थे तो उन्होंने एक थिएटर गए जहाँ पे ब्रदर कामज़ोफ की एक ड्रामाई तश्कील करके, तो वहाँ पे उस नावल पे बुनियाद बना के एक ड्रामा दिखाया गया। तार साहब से सवाल ये है कि हम जानते हैं कि जिस तरह कि आप ही ने बताया है कि कोई भी बहुत बड़ा जो नावल है उस पर फिल्म बड़ी मुश्किल होती है बनाना, उसकी ड्रामाई तश्कील बड़ी मुश्किल होती है, उन एहसासात को ड्रामाई तश्कील में लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो ड्रामा आपने देखा थिएटर में, तो आप समझते हैं कि ये एक ब्रदर कामज़ोफ के साथ इंसाफ किया गया और ब्रदर कामज़ोफ का एक बहुत ही कमाल ये ड्रामा था। वो ड्रामा कैसा था और ये तजुर्बा कैसा था आपका उस थिएटर में ये ड्रामा देखने का? एक्चुअली मैं हमेशा से एक मेरा नुक्ता नज़र रहा है कि जितने बड़े नावल हैं वो पिक्चराइज नहीं हो सकते, उनकी फिल्म नहीं बन सकती। हमेशा जो से निचली सतह के नावल जो कि हेमिंगवे के, वो क्योंकि फिल्म के लिए चाहिए हैपनिंग्स और इत्तफाकात और ड्रामा, और ये फिल्म में आप एक शख्स के अंदरून में नहीं जा सकते। चुनांचे जो बड़े नावल हैं, बाकी नावलों को भी इनमें, मतलब टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस के ऊपर इतनी फिल्में बनी, एना कारेनिना के ऊपर बनी, लेकिन जो कुछ उनका पढ़ने में जब जाते हैं, मतलब मैं एक छोटा सा हवाला दूं कि टॉल्स्टॉय में शायद प्रिंस एंड्रयू है और उसके बाप की डेथ हो गई, तो वो बाप के सराहने बैठा है, 2-3 दिन या 2 रातें गुजर जाती कुछ इस तरह, और वो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में सोच रहा है। अब वो मुझे बहुत बोर लगा पूरा, बल्कि मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा। लेकिन जब मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो उसके 2-3 साल बाद मैंने वॉर एंड पीस 2-3 मरतबा पढ़ा, वो तीसरी मरतबा पढ़ा, तब मुझ पे उसका इम्पैक्ट कि ये क्या लिख गया है, क्योंकि तब तक मैं उस वारदात से गुजरा नहीं था जो प्रिंस एंड्रयू पे गुजर रही थी। जब गुजरा तो फिर मुझे पता लगा कि टॉल्स्टॉय के कलम की पावर क्या है। चुनांचे जब भी आप जो भी बड़े नावल हैं, और दोस्तोयेवस्की तो बहुत मुश्किल है, यानी उसको एज यू नो कि वो तो कैरेक्टर बैठे हुए हैं 10-10 सफ़े बातें कर रहे हैं वगैरह वगैरह। लेकिन अब आप आते हैं ब्रदर कामज़ोफ की तरफ, मोस्ट पॉपुलर, उसका मेरा ख्याल है कि आसान तरीन नावल है। लेकिन ये भी मैं आपको रिमाइंड करूँ कि वो इतना बड़ा नावल है। टॉल्स्टॉय आधी रात को उठ के गया था अपने स्टेट से अपने कोचवान को मंगा के, और उसके बाद उस स्टेशन पे फौत हो गया था। तो उसका जो मैंने कमरा देखा, छोटा सा कमरा था, बहुत छोटे कमरे होते, तो वो रॉयल्टी उस तरह नहीं है फ्रांस और यूरोप वाली, तो वो समझ लें कि उनके मुकाबले में ज़रा गरीब रॉयल्टी। तो उसका छोटा सा जो बेड है, वहाँ पे एक किताब उल्टी रखी हुई, वो एग्जैक्टली उसी जगह रखी हुई है जब टॉल्स्टॉय ने मोमबत्तियाँ बुझा के वहाँ से जाने का फ़ैसला किया, एक दहकान की ज़िंदगी बसर करने का फ़ैसला किया। और वो किताब जो है वो है ब्रदर्स कारामाज़ोफ। अगर टॉल्स्टॉय लेट्स से कि भाई अपनी ज़िंदगी की आखिरी किताब ब्रदर्स कारामाज़ोफ पढ़ रहा है, तो जाहिर है कि इससे ज़्यादा और क्या जजमेंट हो सकती है। अच्छा, जहाँ तक थिएटर का ताल्लुक, वो रशियन में था, और रशियन में था, और मुझे कम समझ आ रही थी, मेरी बेगम की याददाश्त अच्छी, चुनांचे वो एट टाइम्स कहती थी कि ये डायलॉग बोल रहे हैं, चुनांचे उसकी मदद से। लेकिन उसकी करेक्टराइजेशन, क्योंकि उसमें करेक्टर ही बड़े स्ट्रॉन्ग है, भाई जो हैं तीनों, या उनका बाप जो, और बाप की जो सो कॉल्ड महबूबा है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरी बात ये है कि मैं, लंबी बात हो जाएगी, कि रशियंस आर इन लव विद देयर लिटरेचर। मैंने किसी और कौम को अपने लिटरेचर के साथ इश्क करते कभी नहीं देखा, किसी भी और कौम को।
दे आर टोटली इन्वॉल्व इन इट, उसके कैरेक्टर्स में, उनके सारा। और मुझे एक बात का कल हुआ जो मैं बता दूं कि जब परफॉर्मेंस एंड हुई है तो वो कर्टन रेजर या जो भी वो शुक्रिया अदा, तो मैंने देखा कि क्योंकि जब मैं बैठा था तो मैंने देखा कि बहुत सारी लड़कियों और मतलब आदमी मुख्तलिफ लोगों के पास गुलदस्ते हैं। तो मैंने कहा ये क्यों साथ लिए फिर रहे हैं। जब वो कर्टन रेज हुआ और उन्होंने, तो हर शख्स उठता था, ख़ास रिवायत थी उसके मुताबिक वो खड़े हुए ना सारे एक्टर्स, उनमें से जो उसको पसंद आया ना उसमें उसकी खिदमत में वो गुलदस्ता, मतलब खूबसूरत रिवायत थी। वो आते थे, बारी बारी चले जाते थे। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा गुलदस्ते जो हैं, एक तो वो बाप का कैरेक्टर जिसने किया और एक उसकी जो महबूबा उसको उन्होंने दिया। और मुझे उसमें ये था कि काश कि मुझे इस रिवायत का इल्म होता, मैं भी जाकर वहाँ पे स्टेज पर और ये कहकर कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ और ये कैरेक्टर जो है मेरे जाने पहचाने हैं और ये आप सब के लिए, लेकिन मैं नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाज़रीन, बात यह है कि वाकई बड़ा मुश्किल होता है किसी भी बड़े नावल पे फिल्म बनाना। मुझे याद है कि जो काफ्का का नावल है द ट्रायल, उसकी मैंने 1-2 चीज़ें देखी थी, 1-2 फिल्म्स देखी थी, और उनमें मैं ये देख रहा था कि कहाँ चीज़ें मिस हुई। लाइक मुझे लगा जैसे 70% नावल उसमें आया ही नहीं है फिल्म में। और उसमें एक करेक्टर है जिसके साथ एक एस्ट्रे पड़ी हुई है और एक डिबिया पड़ी हुई है, माचिस पड़ी हुई है, और वो टेबल पर पड़ा हुआ है। अब जब आप नावल पढ़ते हैं तो नावल में जो राइटर है वो बाकायदा उस पर सतरें लिखता है और वो आपकी तवज्जो मबजूल कराता है कि करैक्टर के पास क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और उनकी ख़ास सिग्निफिकेंस है उस नावल के हवाले से। लेकिन जब आप फिल्म में मैंने देखा कि एग्जैक्टली ड्रामाई तश्कील करते हुए जो भी डायरेक्टर था उसने ये चीज़ें रखी उस करैक्टर के पास, लेकिन उस विजुअल मैंने देखा कि अगर मुझे नावल ना पढ़ा होता तो यहाँ मेरी क्या तवज्जो जानी थी? नहीं जानी थी, किसी सूरत नहीं जानी थी, जबकि वो एक इंतहाई अहम चीज़ थी। तो इस हवाले से यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जो बड़ा नावल होता है उस पर फिल्म बनना काफ़ी मुश्किल होता है। चे जाए कि दोस्तोयेवस्की के नावल्स पे कोई फिल्म या ड्रामा ऐसा बने जो उनके ड्रामा, उनके जो नावल है उसका मुकम्मल इजहारिया बन जाए, काफ़ी मुश्किल होता है। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक, और प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं लाहौर के एक नौजवान, पाकिस्तान के एक नौजवान, इंतहाई टैलेंटेड मोहम्मद हादी साहब से। लेकिन उससे पहले इनके वालिद के वाले से मैं 1-2 बातें करना चाहूँगा। उनकी शागिर्दी का मुझे एजाज़ हासिल हुआ एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, और डॉक्टर उमर साहब के बारे में आप जानते हैं कि बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं, कंप्यूटर साइंस के हवाले से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से कमाल शोहरत रखते हैं। लेकिन उनकी एक शख्सियत की जेहत से बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। और मुझे उस वक्त याद है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जिसमें मैं पढ़ता था उसमें 1-2 दफ़ा उन्होंने मुझे कमरे में बुलवा के सुनाया कि वो तहतुल लफ्ज़ पढ़ते थे फैज़ साहब को और गालिब को। और आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जो लोग डॉक्टर उमर साहब की शख्सियत से टेक्निकलिटीज़ के हवाले से वाकिफ़ हैं, ये कंप्यूटर साइंस, इन चीज़ों के हवाले से, तो वो आर्ट के हवाले से इस जेहत से वाकिफ़ हों। तो फैज़ साहब को और बड़ा कमाल पढ़ते थे गालिब को, और पीछे एक थोड़ा सा म्यूज़िक लगाते थे और ख़ुद ही एडिट भी करते थे। डॉक्टर उमर सैफ अगर इतने टैलेंटेड हैं तो ये हो नहीं सकता ना कि उनकी औलाद जो है उसमें वो भी इतनी टैलेंटेड ना हो। और मोहम्मद हादी साहब जो है ये डॉक्टर उमर सैफ की बरखुरदार हैं, और इन्होंने एक ऐप बनाई है और बहुत ही कमाल ऐप बनाई है। क्रिकेटर्स को उनकी खामियां बताने वाली बॉलिंग मशीन की जो ऐप है वो उन्होंने तैयार की है। और ये जो बॉलिंग मशीन है ये मसनूई ज़हानत के ज़रिए चलेगी, और AI बॉलिंग यानी मशीन जो है वो ऐप बैटिंग की जो खामियां हैं उसकी वो निशानदेही करेगी, और बैटिंग की जो कमज़ोरियाँ हैं उसको दूर करने में मददगार साबित होगी। कैसे होगी ये तो हमें हादी साहब ही बताएंगे। हादी, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया आपका बुलाने पे शो पे। तो मैं आपको हादी, आपके वालिद अभी भी फैज़ साहब को और गालिब को और शायरी वगैरह पढ़ते हैं? हाँ जी, काफी ज्यादा पढ़ते हैं। अभी तो उन्होंने हमारे भी पास कर दिया, ये क्लास 2 से हमें इन कामों में लगाया हुआ इन्होंने, तो आज तक। वेरी गुड। अच्छा, ये इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि इसके बारे में मुश्ताक अहमद का कहना है कि 4 महीनों की जो ट्रेनिंग हम नॉर्मली करवाते हैं जो खिलाड़ी होते हैं उनको अब 1 हफ्ते में इस मशीन, इस ऐप की वजह से 1 हफ्ते में वो ट्रेनिंग करवाई जा सकेगी, वो प्रैक्टिस करवाई जा सकेगी। ये क्या है?
हाँ जी, तो बेसिकली ना बॉलिंग मशीन जब हमने इस पे काम शुरू किया तो सबसे पहले तो जो मसला आता है बॉलिंग मशीन तो ये होता है कि आप उनको मैन्युअली एडजस्ट करते हो, तो हाँ एक सेंस में आपको समझ आ रही होती है आपने क्या करना है, लेकिन वो बॉलर वाला माइंडसेट मशीन में कभी नहीं आ सकता जिसमें हर बॉल में प्रेडिक्टेबिलिटी हो। और अच्छी बात बॉलर की ये होती है कि वो हर बॉल से सीखता है, वो आपको 50 ओवर पिच डिलीवरियां उधर नहीं कराएगा अगर वो एक स्मार्ट बॉलर होगा। तो बॉलिंग मशीन का बेसिक आइडिया ये था कि हम एक बॉलर को री इमेजिन करें बॉलिंग मशीन के तौर पे, क्योंकि बॉलर वीकनेसेस की तरफ जाता है बैट्समैन की, और वही बॉल्स कराते हैं जो एक्सप्लॉइट करेंगे वो वीकनेसेस, बैट्समैन फिर उनसे सीख सकते हैं। तो हमारी मशीन उस आइडिया के नाते चलती है, उसमें वो बेसिकली वो कुछ बॉल्स कराती है एक्सपेरिमेंटिंग के तौर में, और हर बॉल से सीखती है कि इसमें बैट्समैन ने कैसी शॉट मारी है, क्या मारी है और क्या गलती की है, उसके मुताबिक वो अगली बॉल बॉल करती है। तो इससे बैट्समैन को ये फायदा होता है, कोचेस को ये फायदा होता है कि वो देखते हैं एग्जैक्टली कहां मसला है और ये मसला बार बार क्यों आ रहा है। और ये बैटिंग जो बैट्समैन है उसके लिए भी इसी तरह मुआविन है, मतलब इससे बैट्समैन भी उस तरह सीखता है और बॉलर भी सीखता है, यानी इस तरह की मशीन है। जी ऐसा ही है। तो हमारे पास जो ऐप है वो बेसिकली रियल टाइम इंफॉर्मेशन दिखा सकती है। एक एस्पेक्ट तो ये कि वो बॉल्स करा रही है सीख सीख के, लेकिन उसके अलावा ऐप पे उसे भी नजर आता है आपका कहाँ मसला आ रहा है, आपने बॉल लेट खेली है, अर्ली खेली है, आपकी हेड पोजीशन किधर थी, आपकी फीट पोजीशन कैसे थी, आपका बैट किधर आया है, किधर आना चाहिए था। तो ये सब रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऐप में आ सकती है, जो बैट्समैन भी देख सकते हैं और कोच भी देख सकता है। तो ये जो पोजीशंस होती है, बैट्समैन जब खेल रहा होता है तो उसमें डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, डिफरेंट अंदाज से वो शॉट्स वगैरह लगाता है। तो इसको जब आपने बुनियादी जब फीडिंग की अपनी ऐप के अंदर, तो वो कितने वो इस तरह के थे पोजीशंस थी, लाइक 15-20 जो बेसिक हैं, तो मतलब वो कवर के लिए जब जाता है या पुल शॉट करता है, तो ये तमाम जो है टोटल बेसिक शॉट्स कितनी थी? तो बेसिक हमारे पास 10-12 शॉट्स है, इन पे हमने ट्रेन किया है मॉडल को। अब ट्रेन मैंने डिफरेंट तरीकों से उसे कराया है। एक तो कवर ड्राइव एग्जांपल ले लेते हैं, तो बाबर आजमी कवर ड्राइव, कोहली कवर ड्राइव, तो मैंने खुद बैठ के उसे 100 कवर ड्राइव दिखाई कि उसमें कौन सी कवर ड्राइव में क्या मसला, उसे बताया कि ये कवर ड्राइव है, इसमें ये मसला है, ताकि वो सीखता रहे उसे। फिर मैंने उसे अच्छी कवर ड्राइव दिखाई कि इनमें कोई मसला नहीं है, अगर ये मारे तो बिल्कुल ठीक कवर ड्राइव मारी है। तो ऐसे मैंने उसे बहुत कवर ड्राइव दिखाई, हर कवर ड्राइव दिखाई उसके अपने यूनिक मसलों के साथ, ताकि वो देख पाए कि अच्छी कवर ड्राइव होती क्या, गंदी कवर ड्राइव अगर होती भी है तो क्यों होती है। और इसी ऐप के इसका हिस्सा है कि अगर कवर और डीप कवर पे फील्डर्स खड़े हुए हैं, अब वो किस तरह की शॉट लगाएगा या उन फील्डर्स को कैसे डॉज करेगा और ऐसी खाली जगह पे शॉट लगाएगा। तो मतलब ये भी उस ऐप का हिस्सा है कि आपने फील्डिंग जो है उसको भी मद्देनजर रखा है, फील्डिंग पोजीशंस को भी। फील्डिंग पोजीशन को भी मुद्देनजर नहीं रखा हमने, बेसिक फील्ड आउटलाइन हम फॉलो करते हैं जो बेसिकली फर्स्ट 10 ओवर्स में होती है। लेकिन आदि ये इंटरेस्टिंग नहीं हो जाएगा, मतलब अगर ये इस चीज को भी अगर ऐड कर दिया जाए, लाइक फील्डिंग को। बड़ा अच्छा आइडिया आपका, अभी इंशाल्लाह इसे ऐड करते हैं आप में। गुड। और इस सिलसिले में अब तक आपने डिफरेंट एकेडमीज को और डिफरेंट प्लेयर्स को आपने दिखाया होगा ये सारा, क्या फीडबैक? जी बिल्कुल, फीडबैक क्या था? काफी अच्छी फीडबैक है। तो हमने सबसे पहले तो एक्सरे में डिप्लॉय किया था स्कूल में जहां मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि हमारी जो मेन स्पोर्ट है विच इज क्रिकेट, जो हमारी जो कॉलेज टीम है वो ऑब्सेस्ड है इसके बारे में कि हमने हर फिक्सचर जीतते हैं। तो हमारे प्रिंसिपल जो थे ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट द प्रोजेक्ट, तो उन्होंने कहा कि उसी दिन कि इस मशीन को लेके आओ, हमने टेस्ट करनी है, प्लेयर्स को खिलानी है। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा अभी तक हमारा। अभी एबटाबाद का हमारा फिक्सचर हुआ, अभी वन दैट फिक्सचर, और अभी मुश्ताक भाई को और यूसुफ भाई को हमने बुलाया था ताकि हम उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखें, क्योंकि पाकिस्तान में हमें पता है कितना टैलेंट है, स्पेशली इन द पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बट बिकॉज ऑफ टेक्निकल वीकनेसेस बैट्समैन वो कर नहीं पा रहे जो वो कर सकते हैं। तो इट बी वेरी यूजफुल फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट टीम एज वेल, ताकि हम वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स देख पाएं जो बाकी लोग मिस कर लेते हैं। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यानी इसमें आप कह रहे हैं कि वो खामियों की जो निशानदेही, यानी ये खुद भी लर्न करेगी मशीन, इस तरह भी है? जी ऐसे ही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हमने मॉडल ट्रेन किया उसे कहते हैं LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी। तो उसमें ना ये आप सोचें, अगर आपने काइनेट खेली हो जो एक्सबॉक्स की होती है, वैसे ही पोस्ट डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है इसके अंदर। आपके ऊपर एक स्केलेटन सा बन जाता है जो बैट्समैन खेल रहा होता है, और स्केलेटन के नाते वो जज कर रहा होता है आपने शॉट कैसे मारी है। तो दैट इज द बेसिस फॉर डिटरमिनिंग वेदर द शॉट वाज गुड और बैड। तो वो ऐसा सिस्टम है जो बार बार अपने अंदर फीड किया जाता है कि इसने ये शॉट मारी है, ऐसे मारी है, और ये गलती आई है, तो मैं अगली बॉल ऐसे कराऊं कि मैं ये गलती एक्सप्लॉइट करूं। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, बात यह है कि जो स्पोर्ट्स है
उसकी जो डायमेंशंस हैं, उसकी कहते हैं, वो बड़ी तब्दील हो गई हैं। आज से 50 साल पहले या 100 साल पहले की स्पोर्ट्स जो है वो, और आज की जो स्पोर्ट्स है उसमें जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी बुनियादी चीज़ है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो टीमें हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और जिन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की वो पीछे रह गई। और ब्रेक के नाज़रीन वेलकम बैक, और बात आर्ट्स के हवाले से करेंगे। और मुझे हमेशा ये रहा है कि पाकिस्तान में आर्ट्स के हवाले से इदारे जो हैं वो कम हैं, जबकि पाकिस्तान में जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आपके बच्चे में ये टैलेंट बचपन से नज़र आ रहा है कि वो आर्ट्स में बहुत नुमायाँ कारकर्दगी दिखा सकता है, तो इस हवाले से एक बहुत ही अच्छे इदारा, उस इदारे का नाम है नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स, उसके हवाले से हमें बताएंगी। देखते हैं वो फैरा फैज़ का सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। एनसीए की स्टूडेंट है लगता है आप? हाँ जी, लेकिन इसका क्रेडिट नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स को जाता है। नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स? हाँ जी। ये कहाँ पे है वैसे? मैंने इसका नाम नहीं सुना आज तक। ये भी लाहौर में ही है। लाहौर में है? हाँ जी। इतना बड़ा इदारा है जहाँ पर इतना ज़्यादा टैलेंट छुपा है, तो क्या मैं वो देख सकती हूँ? हाँ जी ज़रूर। आप दिखाएंगे मुझे? हाँ जी। चलें हम। जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। अच्छा आयशा, तो मुझे ये बताओ कि आपने यहाँ पर एडमिशन कैसे लिया था और कब लिया था? मैंने 2018 में एडमिशन लिया था। मेरा गैप ईयर चल रहा था ए लेवल्स के बाद। मुझे जाना एनसीए था, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया था। अच्छा, तो एनसीए में आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था एडमिशन? नहीं। तो फिर आप, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो ड्राइंग स्किल्स थी। तो फिर जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने एक साल काफ़ी फोकस किया था अलॉन्ग विद दूसरे जो डिपार्टमेंट्स थे यहाँ पे, जिस तरह ड्राफ्टिंग था, मिनिएचर पेंटिंग था, सेरामिक्स था, ग्राफिक्स था, कैलीग्राफी थी। इट वाज काइंड ऑफ अ प्लस पॉइंट कि वो चीज़ें मैंने एक साल के अंदर अलॉन्ग विद ड्राइंग कलेक्टिवली मैंने सीख ली थी सारी। जिन टीचर से मैं काम सीख रही थी यहाँ पे, उन्होंने ही कहा था कि अब मतलब अप्लाई कर लो तुम। तो जब मैंने किया था तो फिर मेरा हो गया था। तो आप यहाँ पे एज अ टीचर क्या चीज़ सिखाते हो? मैं मिनिएचर पेंटिंग सिखाते हो। ज़बरदस्त। तो अभी यहाँ पर कौन सी क्लास चल रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। यहाँ पर अभी ड्राइंग की क्लासेस हो रही हैं। अब आप अपनी क्लास कंटिन्यू करें, मैं यहाँ पर कुछ बच्चों से बात करती हूँ, टीचर से बात करती हूँ, और फिर आपको आपकी क्लास में मिलती हूँ। आप नक्श स्कूल से कब से वाबस्ता हैं? 10 साल से, 10 बल्कि साल? इससे भी 20 साल पहले मैं यहीं का पहला बैच हूँ, यहाँ का मैं पढ़ा हूँ। तो सर, ये जो सब्जेक्ट आप बच्चों को सिखा रहे हैं, ड्राइंग, कितनी इंपॉर्टेंट है? अगर ड्राइंग है तो आप 50 फीट का पोर्ट्रेट कर सकते हैं, लैंडस्केप करते हैं, कुछ भी अच्छा। काम है, तो इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। जन्नत, मुझे ये बताओ कि कितना अरसा हो गया है इस स्कूल को ज्वाइन किए? मुझे 2 मंथ्स हुए। 2 मंथ्स में कितना फ़र्क आया? जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था तो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी थी, अच्छा। टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अब जो है वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। कहाँ पे ब्लेंड करते हैं, कहाँ पे थोड़ा डार्क रखते हैं, ये बताओ। ब्लेंडिंग जो होती है हमारी नीचे की साइड पे होती है, जितनी आपने हम शेडिंग देनी होती है जिस ठीक साइड है। पे, तो उतनी जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होगी उतनी अच्छी, मतलब अच्छी ड्राइंग दिखेगी, आपका स्केच उतना ही अच्छा दिखेगा। किस चीज़ की क्लास यहाँ पे चल रही है? यहाँ सेरामिक्स की क्लास है। सेरामिक्स की मिट्टी से रिलेटेड सारा कुछ जो ठीक है। चीज़ें ये बनाते हैं इधर। किस टेक्निक को यूज़ करके ये लोग, ये जो बच्चे हैं, ये काम करते हैं? क्योंकि क्ले का जो काम होता है वो बड़ा नफासत से किया जाने वाला काम होता है। ये बेसिकली जो मिट्टी है हमारी टेराकोटा होती है, ठीक है। इसी से हम सारा काम बर्तन वगैरह इसी से ही बनाते हैं। बाकी टाइल का जो है वो स्टोन वेयर है, अर्दन वेयर है, उससे हम पोट्री में टाइल वगैरह बनाते हैं। फिर इसके बाद कलर है, इसे ग्लेजेस है, इसके बाद भट्टी में बेक करके इसे फाइनल शेप एक दे देते हैं टाइल का।
ये मट्टी से क्या कर रहे हो आप बेसिकली? जब भी हम काम शुरू करते हैं तो मिट्टी को पहले वेज करते हैं ताकि उसमें से सारे एयर बबल्स निकल आएँ। जब ये हार्ड होना शुरू हो जाएगी फिर इससे हम काम कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल नक्श स्कूल। मैम, ये जो इदारा है बड़ा ही खूबसूरत है, इसके बारे में मुझे बताएं कि इसका क़याम कब अमल में आया, ये बिल्डिंग कब की है? जो हमारे स्कूल की बिल्डिंग है वो तो 2003 में बनी है। और ये जो हवेली है? हवेली वो 200 साल पुरानी तो है। 200 साल? जी जी बिल्कुल। और ये माशाल्लाह इसको मेंटेन किया हुआ तो इसलिए ठीक है, वरना तो अगर मेंटेन ना किया जाता सैयद बाबर अली जो बाबर अली फाउंडेशन है या मरातब अली फाउंडेशन है, वो दोनों मिलकर इनको देखते हैं। जी मैम, अगर स्कूल की मैं बात करूं तो कौन कौन से कोर्सेज हैं जो ऑफर किए जाते हैं स्कूल में? ऐसी चीज़ें जो समझें कि ख़त्म हो रही थी, जैसे उस वक्त मिनिएचर पेंटिंग बिल्कुल ख़त्म था, कैलीग्राफी ख़त्म थी, फिर उसमें ड्राइंग भी शुरू हो गई, सिरामिक भी शुरू हो गया, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स भी है यहाँ पे। तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है क्योंकि ये सस्ता है। यहाँ पर एडमिशन का क्राइटेरिया है क्या? कितनी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है? शौक, सिर्फ शौक? सिर्फ शौक, कोई डिग्री बेस नहीं है? नहीं, एक एज लिमिट रखी है हमने। अच्छा। क्योंकि एक 3 ईयर डिप्लोमा है, उसमें डिग्री उसके एज लिमिट है 25 ईयर्स। वाहिद स्कूल ही है जिसमें माहौल जो है वो टिपिकल स्कूल वाला नहीं है। कितनी ऐसी जनरेशन है जो यहाँ से निकली है और उसने नक्श स्कूल का नाम रोशन। तकरीबन हर इंस्टीट्यूशन में हमारा एक या 2 टीचर्स हैं। फैकल्टी की अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने अपनी खिदमात पेश की इस इदारे में? बशीर साहब थे NCA वाले, शकील साहब थे, शौकत मैक्सिम, मैम कमल खालिद थी। अच्छा मैम, इस ब्रांच के अलावा नक्श की कोई और ब्रांचेस भी हैं, कैंपसेस हैं इसके अलावा? जी, अभी हम लोग पैकेजेस मॉल में एक हमने ब्रांच खोली हुई है, 2-3 साल हो गए हैं उसको। अच्छा। और उसमें वो लोग आते हैं जिनको सारी उम्र मौका नहीं मिला, वहाँ एज लिमिट नहीं है। आउट ऑफ सिटी कोई ब्रांचेस हैं आप लोगों के? मुजफ्फरगढ़ में उन्होंने एक ब्रांच खोली है। ठीक है। मुश्ताक अहमद गुरमानी नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स। जितने भी आर्ट लवर्स हैं, मोस्टली यंगस्टर्स, वो अपनी प्रेफरेंस रखते हैं हमेशा NCA को, लेकिन अगर वो नहीं जा पाते तो उनको दूसरी ऑप्शन, तीसरी ऑप्शन या क्या नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स को कंसीडर करना चाहिए? इस बारे में आप क्या कहेंगे? अमूमन तो होता यही है कि वो हमारे पास ही आते हैं, फिर हमारे पास अगर वो साल भी लगा लेते हैं ना तो उनको 100% एडमिशन मिलता है और स्कॉलरशिप पे मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। आयशा, मुझे ये बताओ कि ये जो पेपर आप यूज़ करते हैं या ये जो कलर्स आप लोग यूज़ करते हैं मिनिएचर में, ये बेसिकली वही नॉर्मल कलर और पेपर होते हैं या डिफरेंट होते हैं? दिस इज़ अ वेरी ऑर्गेनिक प्रोसेस। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होगा? ऑर्गेनिक का ये होता है कि जो पेपर होता है वो हैंडमेड होता है, जो कलर्स होते हैं वो भी ऑर्गेनिक, मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं। ठीक है। जो इसमें बाइंडर होता है, जिस तरह गम होती है, वो भी हम खुद ही बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो इसको थोड़ा सा अगर आप एलाबोरेट करें। आप 2 से 3 शीटें जो होती हैं उनको आप स्टैक करते हो और मैदे से बनती है और कॉपर सल्फेट होता है, उससे बनती है। मकसद होता है कि इसको कीड़ा ना लगे ताकि प्रिजर्व्ड रहे। अच्छा, ऑर्गेनिक कलर से क्या मुराद? हमें विंचुरियन की पैलेट में अल्ट्रा मरीन मिल जाता है। ठीक है। तो हम अगर इसको ऑर्गेनिकली बनाएंगे तो हम लैपिस लजूली जो होता है अफगानिस्तान, तो उसको हम लाते हैं पत्थर को, उसको हम क्रश करते हैं, मलमल का कपड़ा होता है उससे गुजारते हैं ताकि वो उसको सिफ्ट करते हैं, फिर उसके अंदर हम गम डालते हैं और फिर उसी के अंदर हम वो ही बाइंडर मिक्स करके कलर के साथ फिर उसकी एप्लीकेशन होती है। फिर आगे उसकी टेक्निक्स हैं कि वॉशेस लगते हैं और फिर उसके बाद हम उसको रेंडर करते हैं। अच्छा आयशा, मिनिएचर की आप बेसिकली क्लास लेते हो, तो मुझे बताओ कि इसमें कितने मेथड्स होते हैं? जो अभी आपके स्टूडेंट हैं ये किस मेथड को फॉलो कर रहे हैं? जैसा फर्स्ट ईयर है वो पेंसिल मिनिएचर करी होती है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग वहाँ से लेते हो और फिर उसके बाद नीम रंग आता है। उसमें ये होता है कि आप एक कलर लेते हो और पूरी अपना जो वर्क है आप एक कलर से करते हो एंड इट्स डन इन वॉशेस। फिर उसके बाद स्याह कलम आ जाता है। स्याह कलम में ये होता है कि सिर्फ आप लैम्प ब्लैक कलर से करते हो। लैम्प ब्लैक कलर जो होता है वो जिस तरह अगर हम अपने बड़ों से पूछें तो जिस तरह वो सुरमा बनाते थे, जिस तरह अभी ये 2nd ईयर के बच्चे हैं ये वो कर रहे हैं। ये अभी 1st ईयर है तो ये पेंसिल वर्क और ये स्याह कलम कर रहे हैं। इसके बाद जो है वो गदरंग आता है। गदरंग में ये होता है कि फिर सफ़ेदा होता है, उसको वो एक बेस होती है, आप उसके वॉशेस लगाते हो। इट्स अ बिट थिक देन ट्रांसपेरेंट वॉश और फिर उसके ऊपर आप रेंडर करते हो।
जबरदस्त। कलर्स के साथ। एनसीए में भी इसी तरह से सिखाया जाता है या वहाँ पे मेथड थोड़ी डिफरेंट है? मेथड्स थोड़े से ज़्यादा डिटेल्ड हैं। यहाँ पर बेसिकली हमारी स्किल बहुत ज़्यादा डेवलप कर दी जाती है नक्स स्कूल में। नक्स स्कूल में। अच्छा आयशा, अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूं, जैसे आपने 3 साल यहाँ पर लगाए नक्स स्कूल में और यहाँ से सीखने के बाद अपनी स्किल्स को मज़ीद पॉलिश करने के बाद आप एनसीए गए हो, तो क्या आपको लगता है कि ये जो 3 साल की जर्नी थी ये वर्थ इट थी? यस, इट वाज वेरी वर्थ इट। यहाँ पर एक फुल सर्कल है जो आपको सारे डिपार्टमेंट्स का बेसिक एक आइडिया दे देता है। मेरे लिए वहाँ पे बहुत इजी हो गया था। उस यूथ के लिए जिनको एनसीए में एडमिशन नहीं मिलता, जिनको जीसी में एडमिशन नहीं मिलता या पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलता, वो डिसहार्ट हो जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को, ऐसे यंगस्टर्स को आप क्या कहना चाहोगे? मेरे ख्याल से बात सिर्फ ये आती है कि आप कितने डिटर्मिंड हो। तो आई वॉज वेरी डिटर्मिंड अबाउट एनसीए। मुझे ए लेवल्स में ही था कि मुझे अगर ए लेवल्स के बाद जाना है तो मुझे एनसीए में जाना है। मुझे ड्राइंग आती है नहीं आती मुझे नहीं उस वक्त आइडिया था। 10 मिनट्स की वॉक पे रहती हूँ, मुझे नहीं पता था कि इट्स अ फुल फ्लेजेड स्कूल जो कि 3 साल में आपको इतना प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब आपको किसी एजुकेशन की नहीं जरूरत पड़ती, मतलब किसी और चीज़ की उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। थैंक यू सो मच आयशा फॉर योर टाइम। आखिर में मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में हमेशा हमें ऑप्शंस रखनी चाहिए। अगर आपका ख्वाब एनसीए है, पंजाब यूनिवर्सिटी है या जीसी है और किसी भी वजह से अगर आपका वहाँ पर एडमिशन नहीं हो पाता तो डिसहार्ट मत होएं, बल्कि इस तरह के नक्स स्कूल ऑफ आर्ट की तरह के मज़ीद इदारे जो हैं उनको तलाश करें जो आपकी स्किल्स को पॉलिश कर दें, आपके स्किल्स को निखार दें और उसके बाद आप अपने ख्वाबों तक बासानी पहुँच सकें। कितनी अजीम राइटर जो है उनको शहीद कर दिया गया है। 4400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। 13,500 से ज़्यादा जो हैं वो ज़ख्मी हैं। उसमें बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं। और इसराइल की जो जालिम फ़ौज, उसने गज़ा का कोई हिस्सा जो है वो महफूज नहीं छोड़ा। गज़ा है क्या? रावलपिंडी की आबादी जितना है और बहुत ही दुनिया की गुंजान तरीन आबादियों में से एक आता है। अब तक जो इजाज़त दी गई है ईंधन, मुख्तलिफ जो फूड के हवाले से, जो इमदाद के हवाले से, तो वो टोटल सिर्फ कोई 22,000 अफराद का एक दिन का खाना है, जबकि आबादी जो है वो 20 लाख है। और इस वक्त हमारे साथ मंसूर जाफर साहब है, माहिर मशरिक़ वस्ता हैं। सर, इस वक्त बताइएगा गज़ा पर जो इसराइली बर्बरियत है वो 17वीं रोज़ में दाखिल हो चुकी है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? देखिए जी, उनकी ज़मीनी इनकर्जन के हवाले से जो तैयारियां थी वो तो कल मुजाहिदीन ने नाकाम बना दी थी कि जब उन्होंने गज़ा में ज़मीनी फौज दाखिल करने की कोशिश की जी। तो उनके टैंकों और उनके जो बुलडोजरों को जो है वो हुर्रियत पसंदों ने अपने हमले से पसपा कर दिया था। और उसके बाद से गज़ा की तो सूरत हाल यकीनन एक इंसानी बहरान की शक्ल में जो भी तो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त इसराइल के अंदर की सूरत हाल है उस पर भी एक आपके सामईन और नाज़रीन की नज़र होनी चाहिए कि वहाँ जिस कदर खौफ व हरास और जिस कदर परेशानी और अलम की कैफियत पाई जाती है वो यकीनन हमारे यहाँ मीडिया में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। लेकिन इसराइल में आबादकार जिनको बड़े ख्वाब दिखा के वहाँ लाया गया था वो इंतहाई खौफ की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। वो अपने घरों को मुकफ़ल करके बैठे हैं, मामूलात ज़िंदगी उनके बिल्कुल जैसे कहना चाहिए वो शल होकर रह गए हैं। और आए रोज़ जो जंग की और ख़ास तौर पे उसका दायरा वसी होने के हवाले से जो खबरें हैं उसकी वजह से वो इंतहाई परेशान है। फ़लस्तीनी तो अपने तौर पे यकीनन जिस जहन्नमज़ार में इस वक्त वो रह रहे हैं वो इसमें रहने के एक तरह आदी भी हैं, लेकिन अब उसकी जो हिद्दत और शिद्दत जो है वो शायद ज़्यादा महसूस की जा रही है। वहाँ पे मौसम भी तब्दील हो रहा है। अभी ये जो इंसानी अलमिये हैं जो जन्म ले रहे हैं, मतलब हम कभी समझते हैं कि शायद अब हम साइंस और तरक्की और इस हवाले से अब उस लेवल पे आ गए हैं कि इंसान जो है वो कुछ सीख गया है, लेकिन उसके बाद फिर एक वहशत का एक ऐसा बाजार गर्म होता है कि हम लगता है जैसे हम फिर कोई स्टोन एज में हैं और इंसान पता नहीं कब सीखेगा। अभी कल की कोई स्टोरी मंसूर साहब थी कि वो बच्चियां जो हैं वो एक ऐसी स्याही से नाम लिख रही थी ताकि अगर वो शहीद हो जाएं तो उनकी कम से कम शनाख्त हो। कितना बड़ा इंसानी अलमिया है, बहुत बड़ा जी। खास तौर पे ये जो उनकी यंगर लॉट है, जो बच्चे हैं, उनको तो ज़हनी तौर पे जिस ट्रॉमे का यानी वो शिकार हैं, शायद उनको बरसों लगे इससे बाहर आने में। अब वहाँ पे छोटे बच्चे हॉस्पिटल में, कल एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे वायरल, उसमें बच्चियां हैं, उन्होंने एक अपना छोटा भाई है या कोई अजीज है उसको ऐसे चादर के अंदर डाला हुआ और उसको लेके फिर रही हैं और उनके बुजुर्ग उनसे पूछ रहे हैं आप क्या कर रही हैं? वो कहते हैं ये शहीद हो गई है, इसको हम ले जा रहे हैं, दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। तो अब आप देखिए, और वो बच्चे हैं उनको नहीं मालूम इस बात की यानी खौफनाकी या अलमनाकी का। वो हंसते हुए वो सारा मंजर जो है वो री इनेक्ट कर रहे हैं।
तो ये वो मनाज़र, यानी आप एक ऐसी नस्ल को तैयार कर रहे हैं कि जिसके लिए अब मरना ही जो है वो जीने की अलामत है। और इसी वजह से बात है कि एक तरफ आप यानी हम देखते हैं ना कि बड़े महज़ब या तहजीब का दावा करने वाली वो कौमें किस तरह की, यानी क्या जवाज़ है, क्या तावील हो सकती है कि आप बच्चों को और मतलब इस तरह शहीद करें और ख़वातीन को शहीद करें। अच्छा मंसूर साहब ये बताइए कि ये जो मशरिक़ वस्ता तक जो फैलने का हवाले से मामला है जंग का, उसको आप किस तरह देखते हैं? स्पेशली ये जो अभी ताज़ा तरीन मिसाल जो लबनान पर हमले की है, तो ये क्या होने जा रहा है इस पूरे खित्ते में? लबनान का हमला तो यकीनन अपनी जगह ये महाज तवक्को है कि यहाँ पे अब इसमें थोड़ी सी हिद्दत आएगी, लेकिन उसके साथ साथ जो थोड़ा सा फार फ्लंग एरिया में जो एक्टिविटी है, खासतौर पे ईरान के जो वजीर खारजा है उनका बयान इस मामले में इंतहाई अहमियत का हामिल है कि उन्होंने फिर इसी तरीके से हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया हैं, उन्होंने कहा कि हम ईरान से जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो इस मामले में हमारी मदद करे। और उसके साथ साथ चीन ने अमेरिका के जो खत्ते के हवाले से अज़ाइम हैं उनको भांपते हुए अपने 6 बहरी बेड़े जो हैं, बहरी जहाज जो हैं, वो भी खत्ते में रवाना कर दिए हैं। और ये पहली मर्तबा होगा कि चीन किसी इस तरह की अक्रॉस द बॉर्डर जो है कोई एक्टिविटी उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। और इसी तरीके से रूस, जाहिर है उसके शाम के अंदर जो इंटरेस्ट है, ये तो मैंने आपसे सवाल मशरिक़ वस्ता के हवाले से पूछा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो आप बता रहे हैं ये तो दायरा बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है। जी यकीनन तमाम लोगों के जिनके इस खत्ते में इंटरेस्ट है, और खास तौर पे अब ये जो मसला फ़लस्तीन है, ये जो कज़िया फ़लस्तीन है, ये बैन अक़वामी बरादरी का मैं समझता हूँ इस वक्त कोर इशू बन गया है। और इसके गिर्द ही सारी पॉलिटिक्स और आपके सारे मुस्तकबिल के अलायंसेस और आपकी जो नॉर्मलाइजेशन, यानी आप समझ लीजिए कि दुनिया 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है कि जालिम के साथ कौन है, मजलूम के साथ कौन है। इस वक्त वो लाइन जो है हमें ड्रा होती नजर आ रही है। और मैं समझता हूँ यही एक फैसला कुन मरहला है कि जिसमें इसराइल जो है और उसके सरपरस्त अमेरिका और उनके जो यूरोपीय और इत्तेहादी ममालिक हैं उनको कम से कम अपनी पॉलिसीज को रिविजिट करने का मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया मंसूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मज़ीद डिटेल्स लेंगे। इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो कहाँ गई, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं जो अमूमी तौर पर दुनिया के किसी भी खित्ते में कोई मसला हो तो वो उनकी आवाज़ जो है वो बड़ी नुमायाँ होती है। लेकिन इस वक्त जबकि इस वक्त जो रिसेंट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले रहा है, तो इसमें हमें कोई आवाज़ इस तरह की तवाना आवाज़ नज़र नहीं आ रही। फ़लस्तीन के हवाले से मज़ीद अपडेट आपको देते रहेंगे। इस वक्त लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको मिलवाते हैं एक्सप्रेसो हीरो से, जिन्होंने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और दुनिया को बताया है कि अगर मौक़े मुयस्सर हों तो हम नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हैं। ऐसा ही कुछ बलूचिस्तान के ज़िला गवादर पसनी से ताल्लुक़ रखने वाले चिराग बिलोच ने किया। पसनी में लिटरेचर, फ़िलासफ़ी, तरक्की पसंद सोच, ये तमाम चीज़ें आपको पसनी में मिलती हैं और पसनी जो है इस हवाले से कमाल है। और पसनी से ताल्लुक़ है चिराग बिलोच का और उनको यह एजाज़ हासिल है कि उन्होंने नासा के जो साइकी मिशन है उसके हवाले से डिजिटल कंटेंट बनाने के लिए उनको दुनिया भर में से 35 अफराद के साथ मुंतखब किया गया। और चिराग बिलोच ने जो इब्तदाई तालीम है देखिए वो पसनी से हासिल की, और पसनी से नासा तक का ये जो सफ़र है ये इनसे पूछेंगे। इंटर कॉलेज तुर्बत से इन्होंने जो है बुनियादी तालीम जो कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स में हासिल की। मैथमेटिक्स में इन्होंने BS किया और इसी तरह कंप्यूटर साइंस 2017 में इन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने मॉस्को यूनिवर्सिटी से वेब डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखी और रूसी दारुल हुकूमत में नुमाइश में भी हिस्सा लिया। तो चिराग बिलोच साहब जो हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं और कंप्यूटर साइंसेज में PhD करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया पर डिजिटल कंटेंट भी बनाते हैं और मज़ीद इस हवाले से चिराग बिलोच साहब से ही जानते हैं। चिराग बिलोच साहब अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या, आप ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है? जी हाँ, वालेकुम सलाम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग दिस शो। बहुत ही एक बुनियादी सवाल है, ये जो पसनी टू नासा ये सफ़र कैसे मुमकिन होगा? मैं बेसिकली पसनी से हूँ, तो मैंने अपना तालीम वहीं पसनी से हासिल किया। तो
क्या कहते हैं, इसके बाद मैं तुर्बत चला गया क्योंकि उस टाइम पसनी में कॉलेज नहीं था मैट्रिक के बाद। तो तुर्बत से मैंने प्री इंजीनियरिंग में अपनी इंटरमीडिएट किया। फिर उसके बाद मैं मॉस्को चला गया। तो मॉस्को में मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस में, फिर इसके बाद मास्टर्स भी मॉस्को में ही किया। तो वापस मैं बलूचिस्तान वहीं पे आ गया था। तो इसके बाद फिर मेरा इरादा था कि पीएचडी कर लूं, तो पीएचडी के लिए मैं यूएस आ गया। तो यहाँ पे आने के बाद मतलब शुरू से आपका ये रुझान था ये जो मैथमेटिक्स की तरफ? नहीं, मैथमेटिक्स की तरफ रुझान नहीं था क्योंकि कंप्यूटर में शौक था। जब मेरा जो अंकल था उसने मतलब उस दौर में ही डिप्लोमा किया था। उस टाइम पेंटियम 2 पेंटियम 3 का दौर था, अब्दुल रज़ाक नाम है उसका। तो वहां से शौक हुआ कि कंप्यूटर फील्ड में जाना है। तो उस टाइम मालूम नहीं था कंप्यूटर फील्ड में मैथ्स हैं इतने। तो हमारे स्कूल में इतने मैथमेटिक्स का ये वो मतलब के अच्छी तरह पता नहीं पढ़ाते थे, हम नहीं पढ़ते थे इस तरह। तो मैथ मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। ये सिर्फ पसनी का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। हाँ। तो ये लेटर ऑन ही होता है जो भी होता है। तो आपका भी लेटर ऑन मैथमेटिक्स की तरफ हुआ। अभी साइकी मिशन के हवाले से हमें बताइए, ये 13 अक्टूबर को गया और बुनियादी तौर पे ये साइकी एस्टेरॉइड पे गया। जी हाँ, एस्टेरॉइड पे। इसमें यह है कि सबसे पहले बात करें तो सिलेक्ट कैसे हुआ इसमें। तो नासा के जितने भी लॉन्चेस होते हैं, मतलब अगर साइकी हो या पहले भी अपोलो या जितने भी उन्होंने सैटेलाइट ऊपर भेजे हैं या मार्स में हो या मून में, तो वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर सिलेक्ट करते हैं। तो वो अपने वेबसाइट में अनाउंस करते हैं कि वर्ल्ड वाइड डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं या कि इंस्टाग्रामर या यूट्यूबर जो भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो नासा के ऑफिशियल साइट से अप्लाई करोगे, वो आपके बारे में पूछते हैं, आपके सोशल मीडिया के बारे में लिंक्स वगैरह आप सब वो करते हो। फिर उसके बाद रिव्यू करने के बाद वो आपको ईमेल भेजते हैं कि आप सिलेक्ट हो गए हैं। तो इसका ये है कि प्लीज कंटिन्यू। सॉरी मैं बीच में आ गया जी। इसका यह है कि साइकी के बारे में, साइकी है सबसे पहले इसका लॉन्च का अक्टूबर 5 को था कि साइकी अक्टूबर 5 पे लॉन्च होगा। तो वेदर की वजह से इन्होंने मतलब मिशन को आगे ले गए, तो 12 अक्टूबर का रख दिया कि 12 अक्टूबर 2023 में इनका लॉन्च होगा। तो इन्होंने हमें इनवाइट किया 11 अक्टूबर को नासा के हेडक्वार्टर में। तो वहाँ पे जितने भी पहले जो साइंटिस्ट थे उनसे मिलाया हमें। तो उनका हमने वीडियोस वगैरह कैप्चर किए। इसके बाद नासा का जो मेन हेडक्वार्टर व्हीकल सेंटर है जहाँ पे ये रॉकेट बनाते हैं या सैटेलाइट बनाते हैं, तो उनका भी हमने कवर ले लिया। तो उन्होंने मतलब सब कुछ हमें बताया कि रॉकेट को किस तरह से यहाँ से मूव कैसे करते हैं। तो नासा क्या कहते हैं साइकी के बारे में हमें उन्होंने बताया कि साइकी क्या है, साइकी के मिशन के बारे में। साइकी मतलब जो सैटेलाइट वो लॉन्च कर रहे हैं उसका नाम भी इन्होंने साइकी रखा हुआ है, और जो एस्ट्रॉयड है वो 16 साइकी के नाम से, तो इन्होंने मिशन रख दिया साइकी मिशन। तो एस्ट्रॉयड के बारे में बात करें जी, आपको मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि 16 साइकी है ये जो इसका मिशन है। अच्छा, बुनियादी जो सवालात हैं वो यही है ना कि मतलब जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे इवॉल्व हुए और इसके हवाले से हमें मतलब एक्सो प्लैनेट्स से लेके ये जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट्स हैं या एस्टेरॉइड्स हैं, तो बुनियादी मुताला जो है हमारा इसी के गिर्द घूम रहा है इस वक्त कि ये सब कुछ कैसे एवोल्यूशन कैसा हुआ इनका। जी हाँ, तो इसके बारे में बात करें, जो साइकी बोलते हैं 16 साइकी का नाम दिया है, वो एक एस्ट्रॉयड है। लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं एक दौर में ये एक प्लैनेट था। ठीक है। तो दूसरा एस्ट्रॉयड आके इससे टकरा गया, तो इसका जो अंदर का कोर है वो बच गया है। तो इनका मेन मिशन का मकसद भी यही है कि इन्होंने ठीक है जी हाँ, इन्होंने सैटेलाइट इसलिए साइकी पे भेजा है कि इसके कोर को स्टडी कर सके, क्योंकि इसके कोर की वजह से जो हमारे अर्थ का कोर है उनका स्टडी होगा। तो मेन मकसद इनका यही है। बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी कोर के बारे में हम जानते तो नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा है और ये तो बड़ा अहम मिशन हो गया ना, क्योंकि और शायद इसी वजह से इसको एम टाइप कहते हैं, मतलब लाइक एम टाइप। और इनका एक चीज ये भी है, ये इनके ऊपर मेटल हैं, मतलब इन्होंने जितने भी एस्ट्रॉयड दरियाफ्त किए हैं ये उन सबसे अलग है साइकी। तो इसमें पूरा मेटल है, तो इसलिए मेरे ख्याल से ये अंदर का कोर है, इसलिए तो मेटल है इसमें। तो चिराग, बहुत जो वेबसाइट है इसकी नासा की, इसके वाले से हम काफ़ी अपडेट करते रहते हैं लोगों को कि जितने मिशन जा रहे होते हैं इसके वाले से ये जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है पूरी दुनिया से ये लोग करते हैं। और अगर आप रेगुलर वेबसाइट को विज़िट कर रहे हो तो आपको मालूम हो जाता है। तो आप क्या एडवाइस करेंगे पाकिस्तान के बच्चों को कि वो
रेगुलर एक तो विजिट करें नासा की वेबसाइट को, और कैसे उसको पार्टिसिपेट करें किसी भी मिशन में, और पार्टिसिपेशन की बहुत सारी शक्लें हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आगाही दीजिएगा। नासा के यहाँ जितने भी अगर मिशन हो रहा हो तो उसके लिए सिर्फ डिजिटल कंटेंट क्रिएटर नहीं, वो बहुत सारे डिपार्टमेंट से स्टूडेंट भी चूज करते हैं। तो इसके लिए ये है मेन, नासा के जितने भी सोशल अकाउंट हैं, मतलब फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, वो उनको फॉलो करें। और नासा के जितने भी व्लॉग्स होते हैं नासा के ऑफिशियल वेबसाइट में, तो व्लॉग देख लिया करें, तो इससे मतलब बहुत जानकारी होगी अगर कोई न्यू मिशन आ रहा हो। हाँ, अभी जो साइकी का लॉन्च हुआ है, हो सके अगली बार जो नया मिशन आ रहा हो उसके लिए भी वो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर को मतलब वो करेंगे। जितने भी अगर वर्ल्ड वाइड या पाकिस्तान में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर है वो अप्लाई कर सकते हैं नासा के थ्रू। ज़बरदस्त। और ये नासा के हवाले से जो ये भी थोड़ी सी आगाही दीजिए कि यहाँ पे जितना भी कंटेंट है PDF फॉर्म में किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, वो डाउनलोड की जा सकती हैं। उसमें जो इलस्ट्रेशंस हैं वो बड़ी अच्छी हैं, बहुत सारी बच्चों की। अच्छा ये बताएं चिराग बलोच की, जो मैंने बहुत डिटेल में देखी है उसको नासा की वेबसाइट, इसमें बच्चों के लिए बहुत कुछ है, और बच्चों की जो गेम्स हैं, और मतलब कमाल कंटेंट है। और लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद आगाही लोगों को कम है, वरना स्पेस साइंस के हवाले से जो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे बच्चों को तालीम दी जा सकती है। जी हाँ, नासा में मतलब उसका वेबसाइट में मतलब एजुकेशन हो या बच्चों के हवाले से या स्टूडेंट के हवाले से बहुत कुछ दिए हुए हैं अगर अच्छी तरह से लोग देखें। बाकी ये इंटर्नशिप भी करवाते हैं, अगर कोई स्टूडेंट मतलब इस फील्ड में आ गया तो नासा में इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, आप उसकी वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, बहुत कुछ है। चिराग बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, अपने बच्चों को अब पहले तो खुद अब आगाही हासिल करें और इस वेबसाइट को फॉलो किया करें, जैसे की वेबसाइट है, और उसके बाद देखें कि वो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे मिशंस में बच्चों को इनवाइट कर रहे होते हैं पार्टिसिपेशन के लिए। बच्चों को पार्टिसिपेशन दीजिए उसमें नासा की वेबसाइट में, और स्पेस साइंस के हवाले से जो बुनियादी तालीम है उसके लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे हेल्थ और फिटनेस पर। म्यारी ज़िंदगी के साथ बहुत ही बराह रास्त ताल्लुक़ है हेल्थ का और फिटनेस का, और हेल्थ और फिटनेस का जो ताल्लुक़ यहाँ पे स्टूडियो में बराह रास्त है वो हाफिज़ खालिद मलिक साहब के साथ है। हाफिज़ साहब से आज हम पूछेंगे कि आज कुछ नई एक्सरसाइज, कुछ नया क्या बताने जा रहे हैं। हाफिज़ साहब जी, तो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चंद एक्सरसाइज लेकर आया हूँ जो आप घर में, ऑफिस में, बेडरूम में, कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। बहुत इजी है, और इससे आपकी कमर भी फिट रहेगी, आपका लोअर टमी जो है वो भी नहीं बढ़ेगा, आपके बॉडी के ऊपर फैट भी नहीं आएगी। तो 3-4 बहुत इजी एक्सरसाइज है, वो आज मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हम लेग रेजेस करेंगे, क्रंचेस करेंगे, हील टच करेंगे, हाफ लेग रेज करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बिगनर के लिए भी हैं, आप बॉय हैं, गर्ल हैं, आप कोई भी है, आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म घर बैठ के आराम से ईजीली कर सकते हैं। जी, सबसे पहले हम करेंगे लेग रेजेस। लेग रेजेस के लिए सबसे पहले अपने हैंड जो है ये हिप्स के नीचे आपने रख लेने हैं, ताकि थोड़ी सी हिप की सपोर्ट भी हो जाएगी और आपकी एक्सरसाइज भी इजी हो जाएगी आपके लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इसको मैक्सिमम आपने ऊपर लेके जाना है और मैक्सिमम नीचे लेके आना है। और जो बिगिनर है, अगर उनसे लेग रेजेस मुकम्मल नहीं परफॉर्म हो सकती तो फिर वो सिंगल भी कर सकते हैं। ये बिगिनर के लिए है। इसके बाद हम करेंगे हाफ क्रंचेस। हाफ क्रंचेस के लिए आपने अपने हाथों से नेक को नहीं पुश करना। अपने हैंड आप सर पे भी रख सकते हैं, टमी के ऊपर भी रख सकते हैं। इसमें भी ब्रीद इन ब्रीद आउट इसी तरह सर, ब्रीद इन ब्रीद आउट का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ हम हील टच करेंगे। हील टच के लिए थोड़ा सा अपने अपर बॉडी को पेल्विक, थोड़ा अपने अपर बॉडी को थोड़ा अपने फॉरवर्ड करना है, फॉरवर्ड बेंड करना है, और साथ ही आपने हील टच परफॉर्म करना है। ये बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी टमी को छोटा करने के लिए, और आपकी लोअर बेली जो है, जिन जो लोगों का ये प्रॉब्लम है, अगर वो
यही एक्सरसाइज परफॉर्म करें वीक में 3 और 4 डेज, तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम हल हो जाएगा। इसके साथ सिर्फ अपनी अच्छी डाइट का ख्याल रखें। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो कभी भी आपकी बॉडी के ऊपर फैट नहीं आएगी। तो सिर्फ अपनी नींद पूरी रखें। जो एक्सरसाइज बताई हैं 3-4 बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज हैं, आप सब कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं तो इंशाल्लाह ताला इससे आप बड़ा बेटर फील करेंगे। थैंक यू सो मच। हाफिज साहब, ये एक सवाल ये मुझे बता दीजिए कि ये जो औकात कार हैं, इसके हवाले से मुख्तलिफ बहस होती है ना, मतलब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ औकात, बुनियादी तौर पे क्या, यानी कोई खास वक्त एक्सरसाइज के लिए क्या होना चाहिए? सर एम्प्टी स्टमक जो है वो सबसे बेस्ट टाइम है एक्सरसाइज का, अगर आपने फैट रिड्यूस करनी है तो। अगर आपने वेट को मेंटेन रखना है तो अपनी एक्सरसाइज इवनिंग में करें। अगर आप बॉडी का फैट जो है, फैट लेवल कम करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए ये है कि आप एम्प्टी स्टमक आप एक्सरसाइज करें, खाली पेट, सुबह निहार मुंह। ये अगर आपने वेट लूज करना है, वेट लूज करना तो ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी जो है उसको सोर्स चाहिए एनर्जी का, फिर वो एनर्जी जो है वो आपकी फैट से लेगी, तो फिर आपकी फैट्स कम होगी। तो जो हाई कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं उनके लिए देखिए, जो हाई कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट हैं वो भी एम्प्टी स्टमक ही करेंगे। ठीक है, ठीक है, वो भी एम्प्टी स्टमक ही एक्सरसाइज करेंगे। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है आज, और अफगानिस्तान जो है वो एक ऐसी टीम है जो कि नहीं होने के बावजूद एक मैच्योरिटी उसके अंदर नज़र आती है, एक ऐसी मैच्योरिटी जो दुनिया की किसी भी टीम को, किसी भी बड़ी टीम को जिनका 70-80 साल का करियर है, उनको सरप्राइज़ दे सकते हैं, 70-80 साल के तजर्बे को सरप्राइज़ दे सकते हैं। ये है अफ़गानिस्तान की टीम। और मसला ये है कि आज हमारा मैच है, पाकिस्तान 7 मैचेस खेल चुका है अफ़गानिस्तान के साथ ODI, और सातों के सातों पाकिस्तान ने जीते हैं। आज 8वां पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। ये मैच ज़रूर देखिएगा। एक्सप्रेसो में कल दोबारा हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, नई खबरों के साथ, नई बातों के साथ। देखते रहिए एक्सप्रेसो।